डियर स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित ICSE बोर्ड 9th की साहित्य सागर से ली गई है। प्रेमचंद कथा जगत के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा समाज के नव निर्माण तथा सकारात्मक दृष्टि की ओर प्रेरित किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य बनाए रखने में घर की बधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं तथा परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर के गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पिता माँ किसी समय बड़े धनधान्य से संपन्न थे, मतलब उनके दादाजी बहुत बड़े धनधान से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, मतलब इतने कमज़ोर हो चुके थे वो, मतलब इतने जर्जर हो गए। उनकी ये कीर्ति स्तंभ थे, मतलब उनके बनाए हुए बस कीर्ति स्तंभ ही रह गए थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, मतलब दान कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह। बहुत दिनों के बाद श्रीकंठ सिंह बड़े परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे वदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल इसके विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन 2 अक्षरों से उनके शरीर को निर्मल और कांतिहीन बना दिया था, मतलब उनके 2 अक्षरों, मतलब BA जैसे 2 अक्षर उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया, कमज़ोर बना दिया था, आवारहित, जिसमें कोई चमक नहीं थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने के बाद भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा करते थे और तिरस्कार भी क्या करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की महिलाएं उनकी निंदा करती थी। कोई ना कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी इस विषय में उनसे विरोध करती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा या, बल्कि उसका विचार था यदि वह कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना कर सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, मतलब अलग रहा जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकार थे। उसके घर में विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनररी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के घर में होते हैं, ये सभी उसके घर में विद्वान था। उनके पिता का नाम भूप सिंह था। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपने सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती भी। उससे ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके घर किसी चंदे का रुपया मांगने गए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर मुग्ध हो गए, रीझ गए
और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह कर दिया। धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और था। जिस टीप टाप से उसे बचपन से आदत पड़ी थी, मतलब सजने संवरने की आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नामात्र को भी ना था। हाथी घोड़ा का तो कहना भी क्या, कोई सजी हुई सुंदर बैली मतलब सवारी के काम आने वाली छतरी वाली बैलगाड़ी तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ पार्क कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी, न ज़मीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती ग्रस्त का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति में के अनुकूल बना लिया। मानो विलास के सामान, मतलब इतने सुख सौहार्द के सामान उसने कभी देखे ही नहीं हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, जो कि उसका छोटा देवर है, 2 चिड़िया लिए हुए आया और अपनी भावज मतलब भाई की पत्नी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, मतलब बचत क्या जाने, उससे सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा था, दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं जोड़ा, क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से व्याकुल मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। मतलब लाल बिहारी जरा सी बात पर तिनक गया। लाल बिहारी को भावस की यह ठिठाई बहुत अच्छी नहीं लगी। वह तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। इस पर आनंदी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि स्त्रियाँ अपने मैके की निंदा नहीं सह सकती। स्त्रियाँ गाली सह सकती हैं, मार सह सकती हैं, पर मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं, रोज़ नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वे होते तो आज इसका मज़ा चखा देते। अब अनपढ़ उजड लाल बिहारी से ना रहा गया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति आनंदी अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और प्रसत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट जोड़ती रही, मतलब बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वो नियमानुसार संध्या समय आ गए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल की संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के बुजुर्ग इन बातों में बड़ा आनंद लेते थे। उन्हें ना खाने पीने की सुध रहती थी। श्रीकंठ सिंह को उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बहनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। अगर वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से कहा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आपने आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा,
चित्त तो प्रसन्न है, मतलब आप खुश तो है। श्रीकंठ सिंह बोले बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है, मतलब क्या उत्पाद मचा रखा है। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, उसको गुस्सा आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊँ तो मैं मुंह झुलस दूँ, मतलब उसका मुंह जला दूँ जिसने ये आग लगाई है। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो यह गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी तक करने का तमीज़ नहीं है, शऊर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ करता है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, तब मालूम हो। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी बात में मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने कुछ कहा, जो कुछ भी कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते थे। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे और व्याकुलता के कारण पलक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार ही अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया, पर दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं बेही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना सहज होता है। बैनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, या मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहाँ तक तो मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़ा और मैं मुँह से ना खोलूँ ना मुँह से बोलूँ। बैनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर वे हैरान रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियाँ इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत से चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा पर ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुओं जैसा व्यवहार हो, आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बैनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे, पिता बोले, उनकी स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक, मतलब भला बुरा सोचने की शक्ति का अभाव के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियां तो जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, मतलब बहुत खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं परेशान होने लगीं। गांव में कुछ ऐसी कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मनी मन जलते थे।
इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बहनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे बहस अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। उसे बहस क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। पिता ने जिस मतलब से बात पलटी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बहनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वो वही घर में रहेगा या मैं ही। यदि आपको यह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है, मतलब अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह इतना लिहाज नहीं करता था जितना अपने बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे डांटा तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लेके आते थे। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी, मतलब व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुगली। पिछले साल जब उसने अपने से दुगने बड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर, मतलब खुश होकर, अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के लिए एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी। भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता है कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का वह कहना मना, भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह ना जान सके कि वो रो रहा है। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला। उसके बाद में वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह देखना भी नहीं चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी से झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब वह मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, और वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। श्रीकंठ बोला,
पछताओगी, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना कहो कि वो चल दे। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना, मतलब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुख न देखूँगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर आएगा नहीं आएगा। बैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, घटना सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ये थी कहानी आज की, बड़े घर की बेटी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।